गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का पार्ट नंबर 2 है, जो नीट प्रिपरेशन का नीट क्रैश कोर्स हम लोग यूट्यूब में सीरीज़ ला रहे हैं। इसका आज पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th का आपका पहला चैप्टर है। आज हम लोग उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है, तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं तो जाके एक बार वॉच कर लीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट थिंग मैं बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये किस किस बच्चे के लिए हेल्पफुल है। पहली चीज़, ये जो वीडियो है इसमें क्लास 12th का एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ मैं, ठीक है। पहली चीज़ है तो बच्चे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत बच्चे नोट्स पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसको पढ़ने के लिए किसी न किसी टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एज अ मेंटर, एज अ गाइडेंस मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ। आइए पढ़ाई करते हैं हम। और नेक्स्ट थिंग, ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी बच्चे क्लास 12th के हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी बच्चे किसी भी नीट एग्ज़ाम या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी सिविल एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका बायो का एमसीक्यूज़ आता है, तो याद रखिएगा बायो का जितना भी एमसीक्यूज़ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही फ्रेम होते हैं। आप दुनिया भर के रेफरेंस बुक पढ़ ले, इफ़ एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो आपका एंट्रेंस नहीं निकल पाएगा। मेन फोकस आपका एंट्रेंस निकालने के लिए एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए। तो चलिए एनसीईआरटी को आसान बनाते हैं आप लोगों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, पार्ट नंबर 2। आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में यहाँ पर ही पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने देखिए मैम ने हाईलाइट किया हुआ है, वही इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। देखिए क्लोन क्या होता है, पहली बात क्लोन क्या होता है। जब आप देख रहे हैं यहाँ एक पेरेंट सेल है और वो अपने ही जैसे बच्चे को बना रहा है, ऑफस्प्रिंग को बना रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्लोन बोलते हैं। और क्लोन आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं देखने को मिलेगा। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जो क्लोन होता है ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने पे वो इंडिविजुअल एक जैसे लगेंगे, ठीक है। और जेनेटिकली भी, यानी जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी उनमें सेम होगा, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका फिगर, पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिएगा, जो भी बच्चे ध्यान से सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। और फिगर नंबर 1.2 में देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहली बात तो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर। तो जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, तो अमीबा, पारामीशियम, इंट अमीबा, दिस ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए ए में दिया हुआ है बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है। बर्डिंग क्या है, बर्डिंग एक तरह का वेजिटेटिव डिवीजन है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलिए, वेजिटेटिव डिवीजन बोलिए। बर्डिंग में क्या होता है, एक तरह से रिप्रोड्यूस करके वो आगे इस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन करके आगे जाके वो ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो बर्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बर्डिंग आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। और बाइनरी फ्यूजन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बाइनरी फ्यूजन आपको अमीबा में देखने को मिलता है, बाइनरी फ्यूजन। तो याद रखिएगा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग क्या पढ़े। पहला पॉइंट ये पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्लोन्स देखने को मिलेंगे। क्लोन्स यानी कि बच्चे भी एक जैसे हैं, पेरेंट्स भी एक जैसे हैं और ऑफस्प्रिंग भी एक जैसे हैं। जो क्लोन होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में बर्डिंग होता है। और अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में आपको कौन सा कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा असेक्सुअल मेथड देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन का।
एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको जो रिलेटिवली लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे लोअर प्लांट्स या लोअर एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर ही आपको क्या होगा कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, इन प्रोटिस्ट एंड मोनरेंस से मैं बता देती हूँ कि क्लास 11th में आपका एक चैप्टर है दैट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, तो मोनेरा प्रोटिस्टा वहाँ पर ही पढ़ाया गया है। तो उसी के बारे में बात हो रहा है कि प्रोटिस्ट में और मोनेरेंस में द ऑर्गेनिज्म और द पैरेंट, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो पैरेंट होते हैं, वो उनका सेल डिवाइड कर जाता है और 2 में या 2 से ज़्यादा में वो डिवाइड करके बढ़ जाता है। और इनके अंदर क्या होता है, ये सेल डिवीज़न का मेथड है, ठीक है, यही इनका रिप्रोडक्शन होता है। मतलब सेल डिवीजन है, आप उसको बोलिए या आप उसको रिप्रोडक्शन बोलिए। तो इस पेज में इतना ही इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग का इस तरह से एक बार NCERT करा पाऊँ, ठीक है, और ठीक है, और आप लोग भी बने रहिए साथ में, तो आई होप सो पॉसिबल है। नेक्स्ट यहाँ पेज नंबर 6 में देखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें पॉइंट नंबर ए में देखिए ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास। अब क्लैमाइडोमोनास क्या है, तो देखो क्लैमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। देखो पढ़ाई तो कोई भी कर लेता है, कोई भी करा देता है, ठीक है, बट पढ़ना जो है ना उसको समझ के पढ़ना है कि एक वर्ड आ गया है तो आप फंसो मत, आपको पता होना चाहिए उस वर्ड का मतलब क्या। जैसे यहाँ लिखा है ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, तो व्हाट इज़ क्लैमाइडोमोनास? क्लैमाइडोमोनास एक तरह का एल्गी है। एल्गी क्या होता है, ठीक है, एल्गी क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सही से वो प्लांट की तरह डेवलप नहीं हो पाता है, वो बस थोड़ा ही थोड़ा रहता है, ठीक है। उसमें अंदर क्लोरोफिल होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करता है हायर प्लांट्स के तरह, उसके अंदर हायर प्लांट की तरह पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो तो क्लैमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, देखिए इस तरह से यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ठीक है, ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास। ये ज़ूस्पोर्स में फ्लैजेला लगी हुई है। फ्लैजेला क्या स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजेला जो है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी इसके वजह से मूवमेंट होता है, ये मोटाइल करती है, ठीक है, ये क्या करती है, मोटाइल करती है, यानी कि मूवमेंट प्रोवाइड करती है फ्लैजेला, ठीक है। और जहाँ पर फ्लैजेला नहीं होता है यानी वो जगह में मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। नाउ कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनिडिया होता है, इस तरह से देखिए। और इसका कोनिडिया जो है यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है, ये देखिए ये स्पोर्स बाहर बाहर बने हुए, यानी बाहर स्पोर्स हैं, यानी ये एक्सोजीनियसली है। इसमें स्पोर्स कैसे अरेंज्ड है, स्पोर्स बाहर की तरफ दिख रहे हैं ना, तो स्पोर्स कैसे अरेंज्ड है, बाहर अरेंज्ड है। तो अगर स्पोर्स बाहर की तरफ अरेंज्ड है तो इसको हम लोग एक्सोजीनियसली बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर, बर्ड्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रा में क्या देखने को मिलेंगे, हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलेंगे। और जेम्यूल्स इन स्पंज, यहाँ पर देखिए ये गोल जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर में यहाँ पर स्पोर्स फिल है। तो अगर स्पोर्स अंदर फिल है यानी हम इसको इंडोस्पोर्स भी बोल सकते हैं ना, और अगर स्पोर्स बाहर है तो हम उसको एक्सोस्पोर्स बोलेंगे। तो इस बात का, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कि अगर स्पोर्स बाहर है तो दैट इज कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स, अब क्वेश्चन आएगा एक्सोस्पोर्स वेयर फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन आपको आएगा, पेनिसिलियम, हाइड्रा, स्पंज, क्लैमाइडोमोनास। तो आपको एक्सोस्पोर्स कहाँ, पेनिसिलियम में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपसे इंडोस्पोर्स पूछता है कि अंदर में स्पोर्स कहाँ है, स्पंज में, क्लैमाइडोमोनास में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में, तो इंडोस्पोर्स आपको जेम्यूल्स में देखने को मिलेंगे ना। अब यहाँ प्रोटिस्ट और मोनेरेंस की जो हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी में, सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, वो बाइनरी फिजन करके रिप्रोड्यूस करते हैं। वेयर अ सेल डिवाइड, जहाँ पर सेल डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में, और ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, दोनों बढ़ता है और फिर दोनों ग्रो करने लगता है। ऐसा अमीबा में और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगी कैसे बनता है, ठीक है। और आप लोग इसका नीट का क्रैश कोर्स, फुल क्रैश कोर्स लेने के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीट का पूरा फुल क्रैश कोर्स जो है, जिसमें आपका बायोलॉजी पूरा कवर होगा, वो ओनली ₹1999 में अवेलेबल है, ठीक है, आपके इस चैनल में। तो आप लोग उसको भी बाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए, इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, यानी कि एक छोटा तो एक बड़ा होगा। और जो स्मॉल बर्ड्स है ये प्रोड्यूस्ड होगा डेट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। तो जो छोटे बर्ड रहते हैं वो पहले पेरेंट सेल से अटैच रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो डिटैच हो जाते हैं और वो फिर खुद से ही अपने ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यूएस्ट ऑर्गेनिज्म। मेंबर ऑफ द किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, जो किंगडम फंगाई के मेंबर हैं और सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी के, ये सब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इनके पास। और जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इसमें से होता है, ये जो आसेक्सुअल मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जैसे ज़ूस्पोर्स है ना, दैट आर यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये जो ज़ूस्पोर्स है इसके ऊपर फ्लैजेला लगा होगा, तो अगर फ्लैजेला लगा होगा तो इसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट होगा, यानी मूवमेंट के लिए हम लोग मोटाइल वर्ड का यूज़ करते हैं। मोटाइल यानी मूवमेंट है इसके अंदर, तो यानी कि इसके अंदर मोटाइल है, मूवमेंट है, मोटिलिटी है, इस वजह से हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ये छोटा होता है, खुली आंखों से नहीं दिख पाता जो चीज़, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक है और मोटाइल है यानी मूवमेंट है और एक स्ट्रक्चर है। अदर कॉमन आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, और भी जो दूसरे आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिनसे रिप्रोडक्शन होगा, वो है जैसे कोनिडिया, जैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया देखने को मिलेगा और हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको स्पंज में जेम्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग एक लाइक और एक अच्छे से कमेंट दीजिएगा, जिससे मैम को भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग नीट क्रैश कोर्स का फुल कोर्स लेने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। और अभी क्लास 12th का भी क्रैश कोर्स मैम ने लॉन्च किया है, जो ओनली ₹999 में अवेलेबल है। जिनका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, जो एक वर्ड तक नहीं पढ़े हैं, वो भी पढ़ के अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। आपका मेहनत ज़रूरी है, बाकी मैम पूरी एफर्ट्स लगा के ये कोर्स डिज़ाइन की है और इनका नोट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे यूट्यूब में मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ, पर जो बच्चे नीट के क्रैश कोर्स करेंगे उनमें उनको बहुत ही प्रिसाइजली एनसीईआरटी मेकिंग नोट्स मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा और पर्टिकुलर हर वीक उनका टेस्ट होगा। तो बहुत ही अच्छा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने शुरू किया है। और जो भी बच्चे आप लोग इंटरेस्ट होंगे आप लोग जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैम भी मोटिवेट हो कि आप लोग इतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके। और जो भी बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो और अगर मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाई तो आई थिंक मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड लेट्स एंजॉय योर स्टडी। Have a good day. Thank you.